नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख निर्धारित हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों की गहमागहमी फिर से एक बार चरम पर पहुंचती चली जा रही है। कई मुद्दे पहले चुनाव में हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक खास मुद्दे की तरफ सिमटती चली जा रही है। चुनाव के प्रचार के तरीके, और वह है जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना क्या हुई? अब विपक्षी राजनीतिक दलों को तो लगता है कि उन्हें एक बड़ा अस्त्र ही मिल गया और जिसके द्वारा वे हर किसी का संहार कर डालेंगे। बीजेपी तो किस खेत की मूली है। और फिर अब इंडिया गठबंधन के ही अलग अलग घटक दलों में इसकी सब श्रेष्ठता लेने की होड़ आपस में लग गई। क्रेडिट लेने के लिए सभी तरह तरह के बयान देने लगे और ख़ास करके वैसे तो यह नीतीश कुमार के दिमाग की उपज मानी जाती है कि बीजेपी को 2024 की लोकसभा चुनाव में शिकस्त देने के लिए उन्होंने इस अस्त्र को निकाला, लेकिन वही अब इस मामले में हाशिए में धकेले जा रहे हैं, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा। और इसी बात को जब बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कह दिया कि लालू प्रसाद के दबाव में मुसलमान और यादव दोनों की जनसंख्या को ज़्यादा करके दिखाना पड़ गया नीतीश कुमार को, तो वे खासे खिन्न हो गए। लेकिन खिन्न होने से होता क्या है? इस मामले की जब तक तहकीकात नहीं हो जाती है, सब कुछ सामने नहीं हो जाता है, तब तक न तो सम्राट चौधरी के आरोप को निराधार बताया जा सकता है और खिन्नता को तो खैर कोई स्थान क्या मिलेगा। अब बात की जाए राहुल गांधी अकेले इसके सहारे जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसको एक एक कर उन्होंने जाने वाली बात भी कह दी थी ओबीसी मुख्यमंत्री के रौ में आकर, और फिर बाद में सुधारा था। तो वे 2024 में सत्ता में आने पर देश में जाति गणना कराने की बात कर इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी बढ़त बनाने लगे तो फिर लालू यादव कहाँ पीछे छूटते। वे जो मंडल कमीशन के कई हीरो में से एक हीरो लालू प्रसाद भी थे और उन्होंने भी इसे कैंसर कह दिया कि कैंसर का इलाज सरदर्द की दवा से नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने और कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो इस जाति गणना का विरोधी है वह इंसानियत का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समन्वयता का विरोधी है, और साथ ही यह भी कहा कि इनका कोई चरित्र नहीं होता। अब जरा इन सब बातों को समझिए कि ये बातें कितनी सही हो सकती हैं। किसी जाति गणना को लेकर कोई इसके पक्ष में आ सकता है, कोई इसके विपक्ष में जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, लेकिन इस प्रकार की बातें करना कि जो इसके विरोधी हैं उनका कोई चरित्र नहीं होता, तो शायद चरित्र की परिभाषा उन्होंने कितनी पढ़ी है यह तो लालू यादव ही जानते होंगे, और सच्चाई क्या है यह जनता भी जानती है। इतना ही नहीं, अगर लालू जी ही की बात को मान लिया जाए कि ठीक है जो विरोधी हैं वो तो विरोधी है ही, उनका कोई चरित्र नहीं, लेकिन अगर चरित्र ही किसी में है, जो समर्थक हैं इस जाति गणना के, वे भी तो इस बात को बता देते कि आखिर इतने दिनों से हमारे देश में ये आरक्षण लागू है जाति गणना के द्वारा, जिसे ये लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो 50% से ज़्यादा तो अभी ही है। फिर ये बढ़कर अगर 100% भी हो जाता है तो इतने दिनों में अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो वह आगे कैसे होगा, और क्यों नहीं हुआ, इस बात की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि जो 10% जातियां ही लगभग 90%
आरक्षण से मिलने वाले लाभ का उपयोग कर लेती हैं। और ये वो दबंग जातियां हैं, जिसमें बिहार की यादव जाति भी आती है और दूसरी कई जातियां भी आती हैं, और उन लोगों ने आरक्षण का ज़्यादा लाभ लिया है। और सिर्फ ओबीसी में ही नहीं, ये बातें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी देखी जाती है। अगर लालू यादव यह बता दें कि यह सामाजिक समरसता लाएगा, आर्थिक राजनीतिक, तो इन्होंने जो राजनीतिक दल बनाया है अपना, वो तब से सुप्रीमो बने हुए हैं, क्यों नहीं किसी को बना दिए। और क्या एक बार जिसको लाभ मिल जाए, फिर वही अगर बार बार लाभ लेते चला गया इस आरक्षण का, जिसके बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो फिर उसके जो निचले स्तर के लोग हैं, उसी जाति के या उस वर्ग में आने वाले दूसरे जातियों के, उन्हें आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। और अगर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो क्या हमारे देश में जो विभिन्न आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में जो सामाजिक समता की बात कही गई है, समानता के अधिकार दिए गए हैं, उसका क्या हश्र होगा, उसको लेकर कौन सोचेगा। और अगर वह नहीं सोचा जाता है तो फिर हमारे देश में आर्थिक राजनीतिक समरसता कैसे आएगी।